हाँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं उद्घोष। अरे बजे तक 8:20। आनंद सिंह ने इसको लिखा है। लेखक परिचय पहले हम देखेंगे। आनंद प्रकाश सिंह का जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में हुई। देखो, असम में पैदा हुए लेकिन शिक्षा कहाँ लेने आ गए पढ़ने के लिए? वो प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में, यूपी में चले आए, उत्तर प्रदेश। उनकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाटक, कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी में मुंबई में 19 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की। सेवाएं बहुत दिया है उन्होंने। 29 साल तक उन्होंने उद्घोषक के रूप में कार्य किया। रेडियो वगैरह में, आकाशवाणी में लोग करते हैं ना कार्य। जैसे आपने वो देखा है ना, मुन्ना भाई वाला मूवी, उसमें देखो उद्घोषक का कार्य करती है, गुड मॉर्निंग मुंबई चिल्लाती है सबको विद्या बालन। ठीक उसी प्रकार से उद्घोषक का कार्य होता है। सेवाएं देकर आपका पहचान बनाई। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। समसामयिक मतलब जैसा जो समय रहा उसी से उन्होंने विभिन्न प्रकार के लेख लिखे हैं। और लेखों में उन्होंने क्या क्या लिखा है? कविता, लेख, फिल्म, नाट्य, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। प्रमुख कृतियां इनकी देखो, पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियां, कविताएं आदि इनकी प्रकाशित हुई हैं। आत्मकथा। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभवों, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है? पाठ परिचय। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया। अब देखो, इसमें क्या बताया है कि सूत्र संचालन, एंकरिंग बोलते हो ना, आप एंकरिंग करते हो। आपका जब ड्रामा, स्कूल में ड्रामा, नाटक या कोई फंक्शन वगैरह होता है, बहुत सारे छोटी छोटी एक्टिविटी होती रहती है, तो उसमें आप लोग एंकरिंग करते हो, उसको भी उद्घोषक ही कहा जाता है। तो एक सफल मंच संचालक एवं उद्घोषक बनने के लिए क्या क्या गुण आवश्यक है, इस पाठ में हम देखेंगे। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा का प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। संचालक की सूझबूझ होनी चाहिए, हाजिर जवाबी यानी तुरंत हर बात का जवाब उनके पास होना चाहिए। श्रोता लोग
जो देखते रहते हैं, जो सुनते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किस किस तरह के जवाब सवाल कर सकते हैं, उसका तुरंत जवाब आना चाहिए। समय सूचकता मतलब समय के अनुसार कार्य कर सकते हैं वो लोग। भाषा प्रभुत्व, अपने भाषा का कितना दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं, ये सारे गुण होने चाहिए। और आज के समय में मंच संचालक अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में बहुत बड़ा प्रसिद्ध कार्य हो गया है। अब आइए हम अपने पाठ की बात करते हैं। मैं उद्घोषक। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक, और अंग्रेजी में कहे तो मैं एंकर हूँ। देखो अब आ गया ना एंकर का स्वरूप। तो मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची मतलब उसका और भी पर्याय अगर शब्द हम बोले, मंच संचालक एवं एंकर के रूप में उसे हम जान सकते हैं। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी होती है, जो सुनते रहते हैं और जो मंच संचालक बोलता रहता है, उन दोनों का अगर आपस में सामंजस्य ना हो तो एंकरिंग का कोई मतलब होता नहीं है। एंकर का या मंच संचालक के अंदर वह गुण होने चाहिए जो कि श्रोता के मन को मोह ले, नहीं तो इंसान क्या करेगा, वहां से उठकर चला जाएगा। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी होती। जोड़ने वाली कड़ी होती है, मैं उस कड़ी का काम करता हूँ। उद्घोषक क्या करता है, उस कड़ी का कार्य करता है। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भूरी भूरी मतलब क्या समझते हो, बहुत बहुत हम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए नामचीन व्यक्तियों द्वारा, बहुत से अच्छे अच्छे व्यक्तियों द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा मेरी प्रशंसा की गई है। डॉक्टर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना, बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित करने अनुभव करता हूँ। स्वयं को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा गौरव को प्राप्त कर चुका हूँ। भीमसेन जोशी जैसे हस्तियों से अगर सुनता हूँ कि आप तो बहुत अच्छे संचालक हो, बहुत अच्छे उद्घोषक हो, मैं आपका फैन हो गया हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा इंसान आकर आपको बोले, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई अच्छा लेखक साहित्यकार हो, और आप किसी चीज का कार्य, कोई कार्य कर रहे हैं और आपकी प्रशंसा करे, तो मन को क्या होती है, प्रसन्नता होती है। किसी भी कार्य में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। आपने एंकरिंग किया है, आप सबको पता होगा कि किस तरह से लोग क्या करते हैं। संचालक का ही सबसे बड़ा कार्य होता है कि वह शुरुआत कार्यक्रम के मंच संचालन से लेकर कार्यक्रम के समाप्ति तक सारी कार्यभार उसी के हाथों में होता है। उसी के बोलने के ऊपर ऑडियंस यानी जो बैठे होते हैं श्रोतागण, देखने वाले लोग, वो क्या करते हैं, वह बैठे रहते हैं अंत तक। उसके अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो एंगेज करके लोगों को रख सके। आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित भी करता है। जो आयोजक बड़े बड़े अतिथि आए हुए रहते हैं, वही क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, उनको उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता है, तब उनके बारे में कुछ बोलते हैं। यह सारी चीजें एक उद्घोषक यानी मंच संचालक के अंदर वह गुण होना चाहिए।
वह अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा कविता पंक्तियों के कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। वह अपनी आवाज से क्या करते हैं, आवाज में ऐसा नहीं है कि एक लगातार बोलते ही चले जाओ, बोलते ही चले जाओ तो इंसान सुनता रहेगा, श्रोतागण सुनते रहेंगे, नहीं। उसमें छोटी छोटे दो दो लाइन की शायरी होती है, कविताएं होती हैं, पंक्तियां होती हैं, और बहुत सारे हास्य व्यंग की बातें होती हैं। जो जैसा टॉपिक पे जैसे बोल रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जोक्स भी लोग लिख कर रखते हैं कि अगर पब्लिक को थोड़े थोड़े समय में क्या करना चाहिए, एंटरटेन करते रहना चाहिए। अगर न किया तो फिर वो क्या होता है, उनको बोरियत होने लगती है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलता पूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। देखो, अब लेखक कहते हैं कि मैंने कई बार सफलता पूर्वक मंच संचालन का कार्य किया है, लेकिन यह कार्य अचानक से नहीं हुआ। इसके लिए भी मुझे बहुत पापड़ बेलना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत ही अत्यधिक मेहनत मैंने किया है। आरंभिक दिनों में मैं मंच पर जाते ही घबराता था। किसी किसी को स्टेज फोबिया भी होता है, वो मंच पे जाते जाते घबरा जाता है। तो आरंभिक का बात बता रहे हैं, जब वो शुरुआत किए थे तो मंच पे जाने से भी उन्हें डर लगता था, घबरा जाते थे। माइक मुंह मुझे सांप के फन की तरह। यस। हेलो। हेलो। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। देखो, दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। माइक को देखकर मैं डर जाता था, मंच पर जाते ही घबरा जाता था। और मेरा मन क्या होता था, बहुत घबराहट के कारण हृदय गति तेज हो जाती थी, दिल धड़कने लगता था। मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया था। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। किसी किसी को क्या होता है, ऑडियंस को देखकर या बहुत सारी पब्लिक को देखकर या वहां जाकर खड़े होकर बोलने में, गीत सुनाने में, या जो भी है भाषण देने में, एंकरिंग करने में डर लगता है। तो यह डर मन से निकालने के लिए ही इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए। मंच पर जाते ही हाथ पर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था सब भूल गया। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ। फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया। किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। इंसान को क्या करना चाहिए, जब घबराहट हो तो अच्छे और हिम्मती व्यक्ति का सोचना चाहिए, जिसके किस तरह से उन्होंने कोशिश करके क्या किया, हिम्मत दिखाकर कार्य किया और उनका क्या हुआ, फिर आगे की तरफ वो बढ़े और वो बहुत बड़े बड़े हस्ती कहलाए। तो मैंने वो भी वही किया। मैंने बड़े बड़े नेताओं के बारे में सोचा, जो पहले हकलाते थे, बोल नहीं पाते थे, आज वो बहुत बड़े बड़े नेता कहलाते हैं। कुछ कांपते थे पर बाद में वे कुशल वक्ता भी बन गए। कुछ लोग कांपते थे, देखते थे, डर लगता था, लेकिन वो कुशल वक्ता कैसे बने, इसी तरह से न बने। हिम्मत जुटाकर कार्य करनो, अगर मन के अंदर साहस हो तो कोई भी कार्य सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया। बोलता ही गया, भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी। देखो, हिम्मत जुटाकर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, जब अंदर हिम्मत आ गई, एक बार बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। जब बोलता चला गया और भाषण जब मेरा समाप्त हुआ तो बहुत तालियां बजी। ताली बजने, तालियों की गूंज से क्या होता है, वक्ता को खुशी मिलती है। खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी। जब वाहवाही मिलने लगी तो मैं और भी प्रसन्न हो गया और मन में एक अजीब सी आत्मविश्वास की किरण उत्पन्न हो गई। क्यों हुई? क्योंकि मुझे भविष्य में एक अच्छा कुशल वक्ता बनना था। जो मुझे क्या हो रहा था, अब पता चल रहा था कि मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। भविष्य में मैं अपने उद्देश्य को
पा सकूंगा। मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। सूत्र संचालन के मुख्य नियम। अब देखो सूत्र संचालन किस प्रकार करना चाहिए, इसके मुख्य नियम क्या क्या होने चाहिए। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। देखो ये सारे कार्य क्या होते हैं, सूत्र संचालन के लिए होते हैं। जैसे शासकीय कार्यक्रम करना है या दूरदर्शन में कार्य करना है, रेडियो पर बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, अगर उनकी आवाज हमें पसंद आए, हकलाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, बातों में आवाज में जोश ना हो, तो वो चीज हमें पसंद आएगी नहीं आएगी। शासकीय तथा राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए, अब यह देखो। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जितने नियम और रूल्स होते हैं उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रूल्स को आप तोड़ नहीं सकते। उसमें उसमें क्या होता है, फिर वो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सबसे ज्यादा न्यूज रिपोर्टर लोग आकर क्या करते हैं, एक एक बातों का ध्यान रखते हैं। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों में सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। अलंकारिक भाषा मतलब एकदम बहुत ही व्याकरण वाले भाषा को प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबके समझ के बाहर होता है यह बात। इतना समझा सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब यहाँ पर क्या आया, दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देखो दूरदर्शन पे जो भी प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है उसकी पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी पूर्ण रूप से जानकारी ना हुई तो क्या होगा, फिर हमको ही समस्या हो जाएगी, क्योंकि बोलते समय लोग लेकर बैठते पूर्व अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए और तैयारी भी होनी चाहिए, जिससे लोग क्या कर सके, अच्छे तरीके से इसको समझ सके और बोल भी सकें। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। कार्यक्रम को स्टार्ट करो, स्टार्टिंग भी समझ में आना चाहिए, उसका मध्यांतर भी समझ में आना चाहिए और उसका एंड भी समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।
रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में। देखो, रोचकता होनी चाहिए, बातों को इस तरह से प्रकट करो जो कि रुचिपूर्ण हो, सुनने में बड़ा ही सुंदर और अच्छा लगे। और आपके ही ऊपर होता है कि आप जिस विषय पर बोलना चाहते हो उस विषय को कितने अच्छे तरीके से आप रोचक ढंग से आप श्रोता के सामने व्यक्त कर सकते हो या प्रस्तुत कर सकते हो। यह आपके अंदर वह गुण होने चाहिए। 4 चांद लगाना मतलब सुंदर से सुंदर बना देना। स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। देखो, अब सूत्र संचालक क्या करता है, मंच जो अपना स्टेज जिसको आप बोलते हो मंच और श्रोतागण जो बैठे रहते हैं उसके बीच सेतु यानी पुल ब्रिज का काम करता है। जब अच्छा संचालक एंकर अच्छा होता है, सुनने में श्रोताओं को मजा आता है, ध्यान से तभी वो सुनते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, आपस में बातें, टाइम पास और उठकर चले जाते हैं। तो यह एक सूत्र संचालक के अंदर वह गुण होने चाहिए कि आप रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख किस प्रकार से करो कि समारोह में निखार आ जाए। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए, जैसे गीतों और मुशायरे का। जैसे देखो, मैंने पहले ही आपको बताया कि उसमें छोटे छोटे गाने होने चाहिए, छोटी छोटी शायरियां होनी चाहिए। ऐसी शायरी ना हो कि जो कि एकदम भद्दी और गंदी हो, नहीं, अच्छी हो, सुनने में अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक हो। और किसी कोई ऐसा आया है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े अतिथि, बड़े बड़े महान लोगों को अगर हम बुलाते हैं तो उनका स्वागत जब किया जाता है तब अच्छे अच्छे उनके बारे में क्या हम उनकी टिप्पणी के को बता सकते हैं, उनकी बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। उसके ऊपर हमें एक छोटा 4 लाइन बना सकते हैं। हर चीज कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। यह सब चीजें, गीत रहे, शायरी रहे, तो उसमें भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सुंदर, आकर्षक होनी चाहिए, जो कि सुनने में ही आकर्षक लगे। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है इसका भी पालन रखना चाहिए। देखो, जब हम सूत्र संचालन करते हैं, बोलते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं, या सुनने वाला कौन बैठा है, कैसे तरह का के लोग हैं। जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह का हमें क्या करना चाहिए, बात बोलना चाहिए। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी, अन्य मंची कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी अब पहले पहले इतना इसका प्रचार और प्रसार नहीं था, बहुत कम। जैसे नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग भाषण देते थे और छोटे वोटिंग वगैरह होता था तब भाषण होता था। लेकिन अब क्या होता है, स्कूल में छोटे से छोटे उत्सव किए जाते हैं, कॉलेजों में छोटे से छोटे उत्सव होते हैं, एक्टिविटी होती है, उसमें भी एंकरिंग की जाती है। और सबसे बड़ी चीज, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी छोटे छोटे चीजों में अब क्या होता है, एंकरिंग किया जाता है, सूत्र संचालन किया जाता है। तो जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है और सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन या मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। सबसे पहले मैं यह देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, किस कार्यक्रम में जाना है, कैसा कार्य करना है और कैसा बोलना है, सम्मेलन किस चीज का है। तो यह चीजें देखकर फिर वहाँ की भाषा, रूपरेखा, हर चीज की पहले मैं तैयारी कर लेता हूँ कि इस विषय का अगर कार्यक्रम है, उत्सव है, तो मुझे इस तरह का सूत्र संचालन करना है। समझा सबको इतना? Yes, ma'am.
कभी कभी किसी कार्यक्रम में एन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना भी होती है। देखो जैसा आप लोग भी करते हो, कभी कभी ऐसा है जो गेस्ट को बुलाया गया वो लेट हो गए, या कुछ ऐसा कार्यक्रम है जिसके जो बहुत सारे एक्टिविटी हैं, डांस है, कोई एक है जो तैयार नहीं हुआ है, कोई एक है जो एब्सेंट रह गया है, उसके पीछे में तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो सूत्र संचालक को यह गुण आना चाहिए कि उस समय वो क्या करे, उनकी परीक्षा होती है, उनके प्रभुत्व की, उसकी परीक्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय उनको यह आना चाहिए कि वह श्रोताओं को किस प्रकार व्यस्त रख सकते हैं, किस प्रकार उनको एंटरटेन कर सकते हैं, किस प्रकार उनका मनोरंजन कर सकते हैं। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना आदि भी आ जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका संशोधन सुधार करना पड़ता है। अगर किसी को हमने क्या किया है, बुलाया है, अगर वो नहीं आ रहे हैं, अतिथि बहुत बड़े हैं, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, दिन भर का उनका कार्य क्या है, कैसे वो कार्य करते हैं, कितने महान है, उनके पास टाइम नहीं है, ये सारी चीजें बताकर हमें प्रभावित करना चाहिए। किसको प्रभावित करना चाहिए? श्रोताओं को प्रभावित करना चाहिए। श्रोतागण तब प्रभावित होते हैं। इतना समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सूत्र संचालन का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालन को विभिन्न विषयों का इतना ज्ञान होना आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकी विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता है, उनके बारे में यह सब जानकारी होनी चाहिए। तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञात होना चाहिए। अगर वह किसी बड़े राष्ट्रीय नेता वगैरह के बारे में बोल रहे हैं तो उसके बारे में उनका ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। कड़ी साधना गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को कोई ऊंचाई प्रदान की है, कई नई ऊंचाई प्रदान की है। मैं आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जब जाता हूँ, मंच संचालन करता हूँ, तो वहाँ के कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को एक नई दिशा दी है, नई ऊंचाई, लोगों की वाहवाही मिलती है, प्रशंसा मिलता है, तालियों की गूंज से मेरी और भी आत्मविश्वास शक्ति जाग उठती है। इन सब चीजों से क्या होता है? इन सब चीजों से मुझे बहुत एक नई दिशा मिलती है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। मंच संचालन क्या होता है? जब आपकी प्रस्तुति, आपका स्टार्टिंग ही सुंदर रहेगा तो लोग प्रभावित होते ही हैं, फटाक से प्रभावित हो जाते हैं लोग। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरी प्रस्तुतिकरण। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम में कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंची आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। मंच पर जो पहला व्यक्ति आता है वो एंकर ही होता है, इसलिए उसकी गरिमा, मंच की गरिमा बनाए रखना किसका कार्य होता है? एक सफल मंच संचालक का कार्य होता है। एंकर, उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नजर में ही सामने आता है। दर्शक बैठे रहते हैं, सबसे पहला नजर उनका किसके ऊपर जाता है? संचालक के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले ऐसा व्यक्तित्व बना के जाओ, इतने सुंदर आवाज में बोलो, आकर्षक आवाज में बोलो कि लोगों का मन उसी समय मोह लो। अतएव उसका परिधान, वेशभूषा, देखो अब यहाँ पहनावे के बारे में बताया गया है। परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा सहज गरिमामयी होना चाहिए। उसके बालों का स्टाइल, केश सज्जा मतलब बालों का स्टाइल, वेशभूषा, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह के गहने पहने हैं, ये सब गरिमामयी मतलब देखने वाले को सुंदर दिखना चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वासी, उसके शब्दों में
उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। उसका व्यक्तित्व भी, जो जब वो जो बोलता है और उसके ऊपर से उसके जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो पहनावा, वेशभूषा और उसका जो श्रृंगार बोलते हैं वो होता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन को मोह लेता है। सतर्कता, उद्घोषक, उसके शब्दों में उसका श्रोता तक पहुंच, सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर शायरी, कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। मेरा कार्यक्रम कैसा होता है? जिज्ञासा, लोग मुझे जिज्ञासा की दृष्टि से सुनते हैं कि आगे ये क्या बोलेंगे, बड़ा सुंदर बोलते हैं, बोलने में इनका तो सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं शेरो शायरी का प्रयोग करता हूँ। कोई रोचक दृष्टांत मतलब रोचक कोई अपना प्रसंग बता देता हूँ अपने साथ गुजरा हुआ, या कोई छोटी कहानी, और ये सारी चीजें मैं बता के कभी कोई कविता की अंश, छोटा सा पंक्ति बता देता हूँ। यह सारी चीजें बता के मैं क्या करता हूँ, श्रोता के मन को और भी मोह लेता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे। अब देखो यहाँ वह उदाहरण भी बता रहे हैं कि मैं किस तरह से ये मंच पर संचालन करता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे। महिलाएं बोलती भी ज्यादा हैं और हंसती भी ज्यादा हैं, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह, वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, सर आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज्यादा हैं, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूंगा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते ही हम हंसते हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। देखो अब ये क्या बन गई, यह शायरी बन गई। इसलिए लोगों को छोटे छोटे वाक्य, छोटी छोटी शायरियां होती हैं, पसंद आती हैं। तो इस तरह से जब मैं बोलता हूँ, मंच का संचालन करता हूँ, तब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। देखा, अब महिलाओं के लिए इतनी बात बोल दी है, महिलाएं प्रशंसक हो गई, लगी प्रशंसा करने। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य मेरा भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ। सहजता से क्या करता हूँ, लोग मेरा पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो मैं क्या करता हूँ, हास्य भरा कोई छोटा सा चुटकुला भी सुना देता हूँ, जिससे कार्यक्रम बोझिल नहीं होती, कार्यक्रम में बोरियता नहीं होती, लोग बोर नहीं होते और फिर से क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं सुनने के लिए। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है, कार्यक्रम कोई भी हो। भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। अगर आप समय से पहले या समय से देर से कार्य कर रहे हैं तो वह काम अच्छा नहीं होता है, तो उसमें समय के अनुकूल जाना चाहिए। इसके लिए आप निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है, आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक होता है। जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था, चंपक नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। जब मैं छोटा था शाम के समय में वाचनालय चला जाता था पढ़ने के लिए, और ये सारी पुस्तकें अच्छी लगती थी और मैं पढ़ता था। धर्मयुग, हिंदुस्तान, दीनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो में विभिन्न कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था मुझे। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही और सूत्र संचालन तथा आधार स्तंभ बनी किसकी, मेरी। सूत्र संचालन में मेरा आधार स्तंभ बन गई। पढ़ना, लोग कहते हैं ना कि कितना भी पढ़ो इंसान हमेशा सीखते रहता है, तो ये सब जो मैंने वाचनालय में जाकर पढ़ाई की थी, यह सारी चीजें क्या हुई, मुझे बाद में जब मैंने मंच संचालन का कार्य किया तब क्या हुआ, यह मेरा आधार स्तंभ, जिसके आधार पर खड़ा रहता है मकान और घर, वह बन गई मेरे लिए
मैं उद्घोषक मंच संचालन पूरी निष्ठा से निभाता हूं और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। मैं क्या करता हूँ, अपना मंच संचालन की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाता हूँ और श्रोताओं से मुझे स्नेह मिलता है, यश की प्राप्ति होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किंग ऑफ वॉइस संस्कृति शिरोमणि अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से मुझे सम्मानित किया गया है। मैं बहुत खुश होता हूँ और मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है कि आज मैं एक सफल उद्घोषक बन गया हूँ। और सफल उद्घोषक इंसान बनता कैसे है? श्रोताओं के वजह से। तुम्हारे अंदर वह विशेष गुण होने चाहिए। और वह विशेष गुण कैसे होगा? मंच संचालक को मैं पूरी निष्ठा से निभाता हूँ और मुझे श्रोताओं ने क्या किया है? अपार स्नेह दिया है, यश से समृद्ध किया है। अनेक पुरस्कारों से मैं क्या किया गया हूँ? सम्मानित किया गया हूँ। इससे मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है, बड़ा गौरव महसूस होता है। और मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषण पद हेतु आवेदन किया था। 21 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। मैंने विज्ञापन देखकर, एक एडवर्टाइज देखकर क्या किया था? उद्घोषक के लिए मैंने आवेदन दिया था। उसके लिए मुझे क्या हुआ? 21 वर्ष तक मैंने वहां काम किया और मैंने जैसे जैसे लोगों को सेवा दी, उसी उसी तरह से लोगों ने भी मुझे अपार स्नेह दिया, अपार प्रेम दिया। उद्घोषक का कार्य ही होता है श्रोता से अपार स्नेह लेना। जब एक श्रोता अच्छी तरीके से बोले, एक वक्ता अच्छी तरीके से बोलेगा, अच्छा मंच संचालन करेगा, श्रोता कभी न बोर होते हैं और उनकी ही प्रशंसा से वो क्या हो सकता है? एक सफल उद्घोषक बन सकता है। उसके सफल उद्घोषक बनने में किसका हाथ होता है? एक श्रोता का। श्रोतागण जब सुन के उसकी वाहवाही करें, प्रशंसा करें, तभी जाकर वह सफल होता है, उसका कार्य सफल होता है। तो इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया? मुझे लोगों से अपार स्नेह मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं एक अच्छा मंच संचालक बन गया हूँ। तब मैंने विज्ञापन देखकर रेडियो में उद्घोषक के लिए आवेदन दिया और 21 वर्ष तक मैंने वहां कार्य किया, कार्यरत रहा, लोगों को सेवाएं दी और मुझे इस बात पर गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। मैं उद्घोषक हूँ। शब्द मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन मेरे शब्दों को सब सुनते हैं। जहां मैं रेडियो पर बोलता हूँ, गलियों में, सड़क में, घर घर में, हर जगह मेरी आवाज क्या होती है? गूंजती है। तो मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूँ। मेरा कोई सूरत नहीं होता, मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हवाओं की पालकी पर सवार रहता हूँ। हवा के द्वारा मैं क्या करता हूँ? हर जगह जा सकता हूँ। मेरे शब्द जो हैं दूर दूर, गांव गांव तक पहुंच जाते हैं। रेडियो पर जब दूरदर्शन पे कोई भी, आकाशवाणी के द्वारा कोई भी कार्यक्रम प्रसारित और प्रचारित होता है, तो शब्द के द्वारा ही। और पहले के जमाने में, आज तो ये अपना संचार माध्यम बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन पहले सिर्फ रेडियो ही था और रेडियो के द्वारा ही लोग क्या करते थे? समाचार, दूर दूर की बातें, बहुत सारी चीजें रेडियो के द्वारा ही सुनते थे। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शक के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। जब दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ, जब एंकर बन जाता हूँ तो क्या होता हूँ? दर्शकों के मन को छू जाता हूँ। मुझे
आवाज के पर्दे पर ही आप लोग देखते हैं। मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। रोजगार के अवसर, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हो। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहें कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इसमें रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी भी बेकार नहीं रहता। जो भाषा का विद्यार्थी होता है, जो लैंग्वेज का विद्यार्थी होता है, वह कभी बेकार नहीं होता। भाषा बड़ी अच्छी चीज है। आप भाषा का अध्ययन करके तो देखो। यह छोटी सी पुस्तक पढ़ने से सिर्फ भाषा का अध्ययन नहीं हो जाता। भाषा के लिए बड़े बड़े साहित्य, बड़े बड़े पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। वो भी कम हो जाता है। जब गहराई से अध्ययन करोगे तो न जाने कितनी जानकारियां आपको मिल जाएंगी, जिससे आप इसमें भी क्या कर सकते हो, बन सकते हो एक सफल उद्घोषक। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि इसमें तो सिर्फ शब्द और भाषाओं की ही भूमिका होती है और किसी चीज की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं होती है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रमों को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। सूत्र संचालक क्या करता है, उसकी भाषा की शुद्धता, शब्दों के चयन, शब्द वह किस तरह के बोल रहा है, इसका उचित प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहा है, यह सब साहित्यकार क्या करता है, व्यक्तित्व कथन जब कहता है तो प्रभावशाली, कार्यक्रम को बहुत प्रभावशाली, हृदय स्पर्शी मतलब मन को छू लेने वाला बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हो। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं कि आप क्या कर सकते हो, कार्य पा सकते हो उद्घोषक के रूप में रेडियो पर, दूरदर्शन पे। तो इसलिए इसे कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। समझा सबको अच्छे से? Yes, ma'am.